बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज आते साथ ही हमें थोड़ी सी अच्छी खबर, थोड़ी सी रिलैक्स करने वाली मिली है, ये कि अब जो केसेस हैं कोविड के वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। जो शरह है वो 5% से कम हो गई है और ये बड़ी अच्छी बात है। NCOC का आपको हम कहते हैं कि ट्विटर हैंडल जो है उसको आप लोग फॉलो कर लें तो वहाँ से आपको पता लगता रहता है कि कब केसेस ऊपर जा रहे हैं, कब केसेस नीचे आ रहे हैं। तो 4.78% जो है मुस्बत केसेस की शरह गुज़श्ता 24 घंटों के अगर डेटा को देखा जाए उसके मुताबिक है। अगर हम कल चले जाएं, जो हमने कल आपके साथ डेटा शेयर किया था, और कल के दिन जो पिछले 24 घंटे थे वो 5.44% थी। तो अभी 1-2 दिन मजीद हम देखें तो फिर पता लग जाएगा कि क्या वाकई हम मुस्तकिल बुनियादों पे 5% से नीचे आए हैं। ये शरह नीचे आ रही है, उसकी कुछ रीजंस जो जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और जिस तरह से ख़ास तौर पे शॉपिंग मॉल्स और इस तरह की जगहों पर कहा गया था कि वैक्सीन जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे सिर्फ वही जा सकेंगे। इस तरह की पाबंदियों की वजह से जो शरह है वो थोड़ी कंट्रोल हो रही, सूरत हाल भी कंट्रोल हो रही है। और इनको मज़ीद आपने फॉलो करना है और SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, ना कि आप लोग अब वैक्सीन लगवा के तो आप ईजी होते फिर कि जी हमें तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। 2714 जो है केसेस फिर भी सामने आए हैं। 2714 केसेस अगर हम पहले वाले डेटा को देखें तो उसके मुकाबले में तो कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं। हमें फिर भी एहतियात करनी है। 73 कीमती जानें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हमसे बिछड़ गई हैं और कोरोना की वजह से 73 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। तो ये नंबर्स भी हमें लाजमी तौर पर देखने हैं। ये 73 ख़ानदान हैं और ये 73 ज़िंदगियाँ नहीं हैं सिर्फ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फिर भी एहतियात करें। लेकिन चलें, एक साई ऑफ रिलीफ है कि कुछ केसेस नीचे आना शुरू हुए हैं। और फिर कल इसी वजह से हम देख रहे थे कि जो NCOC की जानिब से कुछ फ़ैसले सामने आए कि नरमियाँ की गई हैं। उन फ़ैसलों पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। पहले बात कर लेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से, क्योंकि कोरोना वबा की बात करें तो ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम के पीछे ये हाथ धोकर पड़ गई है। और तालीमी इदारों के हवाले से हमें पता लगता है कभी खोल दिए गए हैं, फिर अचानक बंद कर दिए गए हैं, फिर फैसला आता है कि जी ऑल्टरनेट डेज पे आपने खोलना है। फिर बच्चों के हवाले से बड़े मसाइल आ रहे होते हैं कि बच्चे थोड़ा सा ट्रैक पर आते हैं, फिर स्कूल्स बंद हो। बिल्कुल, लेकिन अब नई खबर यह है कि वफाकी वज़ीर तालीम ने 16 सितंबर जुमेरात से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया और तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे और मुतबादिल दिन जो है वो क्लासेस होंगी। अब देखना तो फिर यही है कि ये फैसला कब तक बरकरार रहता है। लेकिन ये हमें पता है कि अगर केसेस नहीं बढ़ेंगे तो ये फैसला बरकरार रहेगा और उसमें बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की है। और फिर अपने बच्चों को हम स्कूल भेजते हुए तो घबरा रहे होते हैं, लेकिन हम उनको पिकनिक पर भेजते हुए नहीं घबराते, उनको खाला के घर भेजते हुए नहीं घबरा रहे होते, मॉल्स में भेजते हुए नहीं घबरा रहे होते। तो हमें वहाँ पर घबराना है और जिस जगह पर इतने लोग वैक्सीनेटेड है, 90% से ज़ायद लोग, वहाँ पर भेजते हुए कम अज़ कम इतना नहीं घबराना चाहिए जितना हम घबरा जाते हैं। और वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। अगर हम प्राइवेट एसोसिएशंस की बात करें, रवा साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को जो पास करने का हुकूमती फ़ैसला है उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला कुछ ठीक नहीं है जो रियायती नंबर अब दिए जा रहे हैं। उनका हमजा मौक़िफ़ यह है कि तलबा को रियायती जो 33 नंबर्स हैं वो देकर पास करना जो है वो हकदार तलबा जो है उनके साथ ज़्यादती होगी। और फेडरेशन ने अगस्त से अगला तालीमी साल शुरू करने के इक़दाम पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि नया सेशन जो है वो अगस्त की वजह से जो वज़ारत तालीम की नाअहली है उसकी वजह से मतलब ये है। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है। मैट्रिक के जो तलबा हैं उनको पास कर देने से नुकसान क्या होगा, क्योंकि ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने सप्लीमेंट्री में भी 33% के लिए ही एफर्ट कर रही होनी है। तो फिर इनको पास कर देने से आखिर नुकसान क्या हो रहा है, ख़ासतौर पे उन बच्चों का कि जिन्होंने मेहनत की है, उनको क्या बुरा लगेगा इससे, यही हम बात करेंगे। सदर सर्विंग स्कूल लाइन्स में रिज़ाउर रहमान साहब मौजूद हैं। रिज़ाउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैट्रिक के और इंटर के बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको पास कर दिया जाएगा, इसमें एतराज़ क्या है आप लोगों को, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? वो बच्चे जो बेचारे 33% के लिए ही लड़ाई कर रहे होते हैं, अगर वो पास हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। देखें, जो 33% नंबर लेके उन्हें पास करने का कहा गया, मेरा ख्याल है कि इन बच्चों ने 9th क्लास में भी विदाउट एग्ज़ाम्स अपने क्लियर किया, प्रमोट हुए ये, और 11th क्लास भी इसी तरह फर्स्ट ईयर जो है वो भी प्रमोट हुई। और अगर आपने उनको 10th में भी और 12th में भी विदाउट एग्जामिनेशन ही आपने इसको प्रमोट कर देना है,
तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ एग्ज़ाम्स के पूरे प्रोसेस को करने का। देखिए एक बहुत बड़ी तादाद थी बच्चों की जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, और हम ये समझते थे कि एग्ज़ाम्स लेने से कम जिन बच्चों ने पढ़ा है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब चूँकि रिज़ल्ट आने का टाइम था और रिज़ल्ट में चांसेस ये थे कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे फ़ेल हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो इस कोरोना की वजह से और गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं या जो हकाम बाला वज़रा के फ़ैसलों की वजह से हर्ट होंगे, तो वाई नॉट कि उसको कवर कर लिया जाए, उस सारी बात को कवर करके तो एक ऐसा रिज़ल्ट दे दिया जाए जिसमें सब ऑल इज़ वेल, ये वो रिज़ल्ट आ जाएगा जी, जिससे कि सारा चीज़ें ठीक नज़र आएंगी। इसके नुकसानात क्या हैं वो आप अगर उनके ऊपर चंद चीज़ों पर गौर करें, देखें बच्चे ने एक प्रोसेस विदाउट एनी एफर्ट मुकम्मल कर लिया, वो उसमें से क्लियर हो गया, उसके माइंड को ये मैसेज, ब्रेन को ये मैसेज गया कि ज़िंदगी में बहुत सारे काम मैं और ऐसे कर लूँगा जहाँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा और वहाँ शफ़क़त महमूद साहब मौजूद होंगे और वो मैं कर लूँगा। और अब ये जो मैसेज उसके जहन से निकालना है सर, ये बहुत मुश्किल काम है। आपको मालूम है कि जब ये एग्ज़ाम्स, वज़रा तो पहले भी एग्ज़ाम्स लेने के हक़ में नहीं थे, और हम जो हैं स्कूल्स के जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, स्कूल्स के जो टीचर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, वो बहुत फोर्सफुली कह रहे थे कि आप एग्ज़ाम्स हर सूरत में लें ताकि बच्चे का जो एक ट्रेंड बना हुआ है, माइंड सेट बना हुआ है, उसके मुताबिक बच्चे को रेशियो बताएं। आपके ख्याल में पहले कितने फ़ीसद बच्चे पास होते थे? पहले तो डेटा हमारे पास मौजूद है, कितने बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान में पास होते थे, इतने % फेल होते थे, और अभी इस साल आप लोगों को क्या मतलब कि तवक्कुआत थी कि कितने फ़ीसद फेल होंगे? देखिए पिछले सालों का अगर डाटा को देखें तो 60 से 80% के इन बिटवीन डाटा आता रहा, जो बच्चे पास होते रहे। ठीक है, इस दफ़ा 60 to 80 फेल होने थे, इतना बड़ा डाटे का फ़र्क था। तो अच्छा फैसला है कि बच्चों का साल ज़ाया हो जाता, उसमें बच्चों की गलती भी नहीं थी। सर बच्चों की गलती तो नहीं है, लेकिन आप देखें कि बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा तो उसमें थोड़े उनके पास रूम था कि वो पढ़ लेते। एक और मैं यहाँ पे बात मेंशन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का ये ज़्यादा मसला था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के ज़्यादातर बच्चे एकेडमीज़ में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन लेते हैं, वो चाहते तो पढ़ सकते थे, वो पढ़ाया जा सकता था। एक्चुअली देखें बच्चे को तो नहीं मालूम कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है या किससे मुझे नुकसान हो सकता है, ये तो उसके बड़ों ने फैसला करना है, उसके टीचर्स ने फैसला करना है, उसके उस्तादों ने फैसला करना है। बच्चे तो यही चाहते थे पेपर ना लिए जाएं और हमें ऐसे ही पास कर दिया जाए, और आखिरकार हुआ वही है जिस तरह बच्चों ने कहा था या इनसे जो कमिटमेंट की है। लेकिन अगर आप उस्ताद से पूछें कि क्या ये तरीक़ेकार ठीक है, तो एज अ टीचर मुझे लगता है कि ये गलत फैसला किया गया है। बच्चे को इसके लिए प्रिपेयर कर दिया गया है कि ज़िंदगी का कोई भी चैलेंज जब आएगा या कोई भी इम्तिहान आएगा, तो अगर आप उसमें उसको बग़ैर असूल के, कानून के और तरीके के मुताबिक भी कर लेंगे तो वो आप ठीक रहेंगे। लेकिन सर इसीलिए उन्होंने ये माइंडसेट ना बन जाए लोगों का, बच्चों का, कि वो पढ़े बगैर ही पास हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये बात जो है उन्होंने पेपर्स जब उनके हो गए उसके बाद उन्होंने कही। सेकेंडली उन्होंने एक और ये डिसीजन लिया कि साल में जो है वो 2 दफ़ा पेपर्स होंगे, उस पर भी आप लोगों को एतराज़ है, उसकी क्या वजह है? देखें एक तो ये देखें हमारे मुल्क का सिस्टम ये है कि बच्चे रट्टा लगाते हैं, हमारा जो पेपर्स लेने का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, असेसमेंट सिस्टम नहीं ठीक है। अगर हमारे मुल्क का सिस्टम, असेसमेंट सिस्टम ठीक होता, जैसे बाहर के ममालिक में कॉन्सेप्शनल स्टडी है, तो फिर बच्चों को प्रमोट किया जा सकता था, क्योंकि बच्चों ने पीछे वैसे पढ़ा था जैसे जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और वो उसके साथ ब्रिजिंग कर चुके थे हर चीज़ की, और अगर 1 साल का गैप भी आ जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। इस पे आप पे भी तनकीद बनती है कि आप लोग एजुकेशनिस्ट हैं, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखा रहे, रट्टाइज़म की तरफ आप लोगों ने बच्चों को लगाया हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इस पे जो तनकीद तमाम अदारों पे बनती है, उन अदारों ने जिन्होंने सारा पेपर का मैनेजमेंट सिस्टम सेट किया हुआ है। एक्चुअली बच्चे ने जो प्रिपेयर करना है, बच्चे को जो प्रिपेयर किया जाना है वो असेसमेंट सिस्टम के मुताबिक प्रिपेयर किया जाना है, और हमारा असेसमेंट सिस्टम का ये सिस्टम है कि जो पेपर चेकर है, अगर आप उस पर गौर करें तो वो सिर्फ उसी आंसर को टिक करेगा जो बुक के मुताबिक होगा। जब किताब के मुताबिक आपने आंसर लेना है तो हमें तैयारी भी बच्चे को किताब के मुताबिक करानी पड़ेगी। ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा है, इसमें इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की गई है कि हम बच्चों को कॉन्सेप्शनल लर्निंग की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अगस्त से नया सेशन शुरू होगा, इकरा जिस तरह से आपसे पूछ रही हैं कि उस पर आप लोगों को बुनियादी एतराज़ क्या है? अगर अगस्त में शुरू हो जाएगा, पहले अप्रैल में होता था, मार्च में एग्जाम्स होते थे। जी सर, इसमें बहुत सारे स्कूल हैं जो जनवरी में अपने एग्जाम्स ले लेते थे और फेब से शुरू कर लेते थे, कुछ मार्च में शुरू करते थे, और क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है, अगर आप इसको देखें ना, तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा ट्रांजैक्शन होती है पूरी, तो 2.5 करोड़ बच्चे की ट्रांजैक्शन एक ही दिन में, एक ही महीने में करना कुछ मुश्किल भी नज़र आता है। तो लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और मार्च तक पेपर लेते थे, अप्रैल में मैक्सिमम क्लासेस स्टार्ट हो गई होती थी।
अच्छा, अब हमारी रूटीन ये थी कि बच्चा जब अप्रैल में आएगा, अप्रैल से लेके मई तक पढ़ेगा, उसके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स लिए जाएंगे। हाँ जी। उसकी असेसमेंट होने के बाद एक रिजल्ट कंपाइल कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर बच्चे को कुछ होमवर्क दे दिया जाएगा जो वो घर से करेगा। छुट्टियां हो जाएंगी। और जी, छुट्टियां हो जाएंगी। और उस दौरान बच्चे को जो असेसमेंट्स दी जाएंगी, जो उनको वर्कशीट्स दी जाएंगी, रिसोर्स मटेरियल दिया जाएगा, उसका एक और एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता था जब बच्चा वापस स्कूल आता था। 15 दिन बाद ही हो जाते थे तकरीबन। आते साथ ही 15 दिन के बाद स्कूल एग्जाम ले लेता था। ये वो रीज़न थी जो बच्चे को अपनी एजुकेशन से कनेक्ट रखती थी। अब जब आप कहेंगे कि आप मई में बच्चों को पेपर लेके क्लियर कर दें, तो कौन सा बच्चा पढ़ेगा? जून, जुलाई, अगस्त, तीनों महीने बच्चे ज़ाया करेंगे। और ये जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड, अगर आप गौर करें तो पिछला जो अभी जो हमने गुजारा है, जून, जुलाई, अगस्त जो हमारा गुजरा है, ये हमने इसमें मैक्सिमम आउटपुट बच्चों से ली है। तो आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये तो जून, जुलाई, अगस्त की तो गर्मी से लोग डरते थे और स्कूल की टाइमिंग पीछे करवाई गई और स्कूल की रिक्वेस्ट की गई कि आप टाइम इसका 6 बजे कर दें, 6:30 कर दें और 10 बजे तक हम बच्चों को छुट्टी दे देंगे। किया गया? सर देखें, ये फैसला करने की बहुत सारी वजूहात, अभी तो फेस कवरिंग है, अपने आप को बचाना है। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब के सामने एक पिक्चर है कि जी एजुकेशन में हर चीज़ ठीक जा रही है। ये तो आप अंदर जो बैठे एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उनसे पूछें कि अंदर के क्या हालात हैं। बच्चों का लर्निंग लॉस इतना ज़्यादा हो चुका है, बच्चे इतना पीछे जा चुके हैं, इतना डल हो चुके हैं कि बच्चों को अब दोबारा रिकवर करने में 3 से 5 साल का अरसा इंटरनेशनल अदारे देते हैं। इंटरनेशनल अदारे दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। ये तो इंटरनेशनल अदारे कहते हैं कि 3 से 5 साल लगेंगे इसको रिकवर करने में। ऑलरेडी इतना लॉस कर चुके हैं और अब आप दोबारा 3 महीने ज़ाया कर दें या 3 महीने उनको एजुकेशन से दूर रखें, मैं समझ रहा हूँ वाइज डिसीजन। ठीक है मियां रिज़वानुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबसुरे पाकिस्तान का आप हिस्सा तालीम के हवाले से अभी भी जो फैसले हो रहे हैं, और हम टीचर्स को देख लें, एजुकेशनिस्ट को देख लें या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को देख लें, कुछ उनके दरमियान जो है फैसले ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन पर वो कह रहे हैं एतराज़ है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने भी चाहिए। और बाकी अगर 3 महीने वाला मामला देख लें, ऐसा होता था कि बच्चों को होमवर्क मिल जाता था, फिर वापस आके दोबारा एग्जाम्स होते थे। हम लोगों ने ऐसे ही किया। वो 3 महीने जो गर्मियों की छुट्टियों वाला टाइम है, वो शायद पढ़ाई से बच्चे दूर हो जाएंगे। लेकिन उसके ऑल्टरनेट जहाँ तक उन्होंने उनकी रीजंस ये हैं कि उन्होंने जब साल में 2 दफ़ा एग्जाम्स देने का कहा है, वो कह रहे हैं कि हम उसमें वो जो है चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कराची की, जहां हमेशा हम देखते हैं कि कोई ना कोई मसला मौजूद रहता है। वफाक और सिंध सरकार के दरमियान नया झगड़ा के इलेक्ट्रिक के बिल में KMC के टैक्स की कलेक्शन का चल रहा है इस वक्त। और वफाक ने इस मामले में सिंध की बात मानने से तो साफ इनकार कर दिया था और सूबाई हुकूमत की जानिब से इस हवाले से इसरार किया जा रहा है बार बार। अब जमात इस्लामी भी सामने आई है, इसने सिंध हुकूमत के फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में अवाम से बल्दियाती टैक्स वसूली को जमात इस्लामी यकसर मुस्तरद करती है, जबकि बिजली के बिल के जरिए कंजर्वेंसी टैक्स जमा करना सरासर ज्यादती है। उन्होंने कहा कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए। और जमात इस्लामी फैसले के खिलाफ आईनी और जमहूरी जिद्दोजहद और भरपूर मुजाहमत भी करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर टैक्स वसूली का फैसला वापस नहीं लिया गया तो बिजली का बिल अदा करने के लिए हम कहेंगे कि ना अदा किया जाए। जमात इस्लामी कराची के शहरियों से मुशावरत भी करेगी इसके ऊपर कि बिल अदा करना है या बिल अदा नहीं करना है। बिल्कुल, हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हाफिज नईमुर रहमान साहब। क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची की आवाम से KMC का इजाफी टैक्स लेकर गैर कानूनी काम कर रही है? आप क्या समझते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाकर कंजर्वेंसी टैक्स या यूटिलिटी चार्जेस लगाना चाहते हैं और इसी तरह से वो फायर चार्जेस लगाना चाहते हैं, ये इस लिहाज से गलत है कि ऑलरेडी कराची के सैकड़ों अरब रुपए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खाए हुए हैं, जो KMC के बनते थे, ऑक्ट्राय के मद में जो पैसे हमें मिलने चाहिए थे या और बहुत सारे कामों की सूरत में, तो वो पैसे तो वो अदा नहीं करते। और अब इनको ख्याल आया है कि हम KMC के पैसों में इजाफा करेंगे, जबकि उन्होंने KMC पर सिंध हुकूमत का कब्जा कर लिया है। तो ये KMC को एम्पावर नहीं कर रहे, बेसिकली मजीद सिंध हुकूमत को और सिंध हुकूमत के करप्ट माफिया को एम्पावर करने के लिए हमारे बिजली के बिलों में से ये पैसे लगा कर लेना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कितने वडेरों की ज़मीन पर टैक्स लगाते हैं, कितना अभियाना ये देते हैं, ये वडेरे जो आज सिंध असम्बली में जागीरदारों की सूरत में बैठे हुए हैं, ये कितने जो सरमायादार हैं, ये कितना टैक्स अदा करते हैं जो इनकी पार्टियों के अंदर मौजूद होते हैं, इनके बिलों के अंदर क्यों नहीं टैक्स लग कर आता? ये कराची के अवामी मिले इनको कि हर चीज़ में जो है वो आप इनके ऊपर जबर करेंगे, जबकि इनका हक आप पहले ही नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए कि 1300 यूनियन कमेटियां कराची के अलावा हैं पूरे सिंध में और 209 यूनियन कमेटियां कराची में हैं। आप एक यूनियन कमेटी को 5 लाख रुपए देते हैं, तो इस तरह आप अंदाजा लगाएं कि साल में
आप कराची को सिर्फ 1 अरब रुपया दे रहे हैं और जो अदर देन कराची है उसको तकरीबन जो है वो आप दे रहे हैं कोई 7.5 अरब रुपया सिर्फ यूनियन कमेटियों के काम चलाने के लिए। तो आप कराची के साथ ये सलूक कर रहे हैं जो 95% जो है आपका रेवेन्यू जनरेट करता है, ना आप इसकी आबादी पर। कराची की निजामत बात कर लीजिए, माजी में जमात इस्लामी के पास भी रही है, तब शहरी हुकूमत के अखराजात कैसे पूरे किए जाते थे और तब जो अखराजात पूरे किए जा रहे थे और अब नहीं किए जा रहे, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या? देखें, जमात इस्लामी के उस दौर में जब नेमतुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने अपने 4 साल की मुद्दत में कोई एक नया टैक्स भी नहीं लगाया था और उन्होंने तो चार्ज पार्किंग होती है उसको भी खत्म कर दिया था, जीरो कर दिया था। उन्होंने अस्पतालों की जो छोटी छोटी पर्चियां हैं उसको मिनिमाइज खत्म कर दिया था। अब्बासी शहीद के सिटी का अल्ट्रासाउंड तक को जो उन्होंने 5-10 रुपए इस तरह से कर दिया था। तो आप मुझे बताइए कि और उन्होंने पार्कों में आने पर जितने पैसे होते थे वो भी खत्म कर दिए थे। पार्क्स बना रहे थे और लोगों को फ्री कर रहे थे ताकि इनके ऊपर कब्जे ना हो। तो ये हमारी कारकर्दगी थी और हमने अपनी जो चलते हुए काम थे उसके जरिए से जो है वो अपने आप को डेवलप किया था और जो फंड्स हमें मिलते थे मरकज से या स्टेक होल्डर से हमने पैसे दिलवाए थे। हमने तो पैसे विफाक के इदारों से, मुशर्रफ से कहा कि ये इदारे जो कराची में काम करते हैं विफाक के, ये इसके स्टेक होल्डर हैं, लेकिन कराची को ऑन नहीं करते। KPT है, सिविल एविएशन है, किसी से अंडरपास बनवाया, किसी से पुल बनवाया, किसी से कोई मंसूबा बनवाया। अच्छा। तो ये काम हमने करके दिखाया था। 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब रुपए तक हम लेकर गए थे और डेवलपमेंट की थी बगैर कोई इजाफी टैक्स लगाए। तो जब हम ये काम कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? हम तो सीधी बात करते हैं कि आप हमें जो कराची मरकज को 2700 अरब रुपए सालाना सिर्फ इनकम टैक्स देता है, उसको मरकज कराची को क्या देता है? बजट में 17 अरब रुपए रखे हैं विफाक ने, वो भी खर्च नहीं होते। ऐलानात बड़े बड़े करते हैं कि 1100 अरब रुपए का पैकेज है, फलां का पैकेज है। तो सूबे और विफाक दोनों का रवैया कराची के साथ यह है कि इससे लेना सब कुछ है, इसको देना कुछ नहीं है। अच्छा, हाफिज रहमान साहब, सिंध हुकूमत की तरफ से जागीरदारों और सनतकारों को सहूलतें और टैक्स वसूल करने के मामले पर भी सवालिया निशान उठाया गया है। इस हवाले से आप हमें बताइएगा जरा। देखें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल सनतों को लगाना, सनतों को चलाना सिंध में है और सिंध में भी जाहिर है कराची हब है तो कराची में है। यही सनतें लाहौर में आसानी के साथ इस्टेब्लिश होती हैं, वहाँ जितने इदारे और महकमे हैं वो फैसिलिटेट करते हैं सनतें लगाने पर। लेकिन सिंध में कदम कदम पर रिश्वतें हैं, कदम कदम पर 2 नंबरियाँ हैं और ये यानी कारोबार को बढ़ाने, सनतों का पहिया चलाने की हौसला शिकनी करती है सिंध हुकूमत और उसकी तरफ से रुकावटें जो है वो पेश आती हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये पूरा जो गोरख धंधा है ये सिर्फ करप्शन और लूटमार का है और इनको इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि टैक्सों के निज़ाम को भी साफ सुथरा किया जाए, जो जायज़ टैक्स हैं उनको ठीक तरीके से वसूल किया जाए। और ये जो हम ये समझते हैं कि जो ऑक्ट्राय, इन लियो ऑक्ट्राय के नाम से जो टैक्स, जिसमें कराची का हिस्सा पहले 74% बनता था, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसको 24% तक पे ले गए। जो मरकज से पैसे मिलते हैं ऑक्ट्राय की मद में, वो पैसे भी कराची को नहीं दिए जाते। आप कंजर्वेंसी चार्जेस लेने के लिए तो आवाम से बिजली को बिलों में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन हर साल हमारे 8-9 अरब रुपए आप हड़प कर जाते, बल्कि इससे भी ज्यादा हड़प कर जाते हैं। उसका जवाब कौन देगा? तो चाहे सनतकार हो, चाहे जो है वो आम आदमी हो, छोटा कारोबारी हो, दुकानदार हो, हर आदमी से आप टैक्स जबरन वसूल करना चाहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो आपके अपने ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है, आप भी जरा बता दीजिएगा कि मतलब अवाम तो कहते हैं कि चलें अगर आप टैक्स ले रहे हैं हमारे लिए कुछ आसानियां कर दें, उसके बाद तो अवाम टैक्स देने को तैयार भी होते हैं। ऐसे कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो हल हो जाने चाहिए, जिसके बाद अगर आप अवाम से मजीद टैक्स लेने की बात कर रहे हैं तो शायद अवाम को भी समझ आए? कराची के मसाइल ये हैं कि कराची के 16 साल से पानी के एक कतरे का इजाफा कराची के लिए नहीं हुआ। पहले आफ लीग, MQM, फिर पीपल्स पार्टी MQM और अब जो है विफाक में जो है वो PTI MQM, ये सब लोग हुकूमतों में मौजूद हैं। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, K4 मनसूबा बन के ही नहीं दे रहा और हर दफा आकर कहते हैं कि वैसे बनेगा वैसे बनेगा। अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, जो पैसे ज़ाय हो गए अब तक हमारे सामने नहीं आ सके। इसी तरह यहाँ पर मास ट्रांजिट का मसला है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई निज़ाम ही नहीं है। ग्रीन लाइन 11 महीने के अंदर लाहौर में बन गई थी, मेट्रो लाहौर की, लेकिन कराची में तो 2.5 साल में नून लीग ने भी नहीं बनाई और जितनी बनाई थी उसके बाद तो PTI ने तो 10% भी नहीं बनाई। विफाक का प्रोजेक्ट है वो नहीं बन रहा। बसों का हर दूसरे दिन ऐलान करते हैं कि कल आ रही हैं, परसों आ रही हैं, अगले महीने आ रही हैं और आ भी जाएंगी। तो जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ही, फिर करप्शन अलग है इस ग्रीन लाइन मंसूबे में। ये तो इमरान खान की हुकूमत का हाल है कि जो सामने आ गई है और उसका कोई जवाब भी नहीं आ रहा।
इसी तरह आप बताएं कि क्या हमारे पास जो सर्कुलर रेलवे के इतनी बड़ी फिजिबिलिटीज 15 साल से चल रही हैं, 4 दफा इफ्तिताह हो चुके हैं। पिछले साल शेख रशीद इफ्तिताह करके गए और अभी इमरान खान साहब दोबारा इफ्तिताह करना चाहते हैं। ये इफ्तिताह होते रहेंगे, ऐलानात हो रहेंगे, पैकेजेस में आप नंबर्स बताते रहेंगे, काम नहीं हो रहा। ठीक है, कहीं पर पटड़ी नहीं बन रही, कहीं पर जो है वो पुल नहीं बन रहे। जो पटड़ी थी हाफिज नईमुर रहमान साहब, हम देखें तो अवाम भी इनका हल चाहते हैं ना, कि अवाम चाहते हैं उनके मसाइल का हल हो। तो कराची के जितने मसाइल अब नजर आ रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल हल क्या, ताकि टैक्स के जरिए जो पैसा है वो अवाम पर लगाया जा सके। पहली चीज ऑनरशिप है। कोई इसको अपना घर तो समझे, मुल्क का हिस्सा तो समझे, इसके बच्चों को अपना बच्चा तो समझे। जब आप कुछ देना ही नहीं चाहते हैं यहां पर और सिर्फ लिपापोती, मीडिया में बात आए तो ऐलान कर दो, हर एक का यही रवैया है। तो जब तक इसकी ऑनरशिप रियासत और हुकूमत नहीं लेगी, उस वक्त तक कराची का मसला हल नहीं होगा। ऑनरशिप यह नहीं है कि पहले बिगाड़ पैदा करो, फिर लोगों को मार तोड़ करो, फिर ऑपरेशन आपको करने पड़े, फिर आपको हमने बहुत अच्छा कर दिया तो भाई बड़ा बिगाड़ा भी तो आप ही ने था, तो अच्छा आपने कर दिया तो क्या कमाल किया। असल बात तो यह है कि यहाँ के इश्यूज को एड्रेस कीजिए। यहाँ की इतनी बड़ी नस्ल है, उसके लिए कोई तालीम के और रोजगार के मौके मौजूद नहीं है। मुझे आप बताएं, ये सारे हमारे नौजवान ये घूमते फिर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और इनके लिए सरकारी मुलाजमतें क्यों नहीं है? मुल्क के बाकी हिस्सों में सरकारी मुलाजमतें मौजूद हैं। मैं आपसे ये सवाल उठाता हूं कि विफाक में भी जो कोटा है, उस कोटे के मुताबिक क्या मुलाजमतें तकसीम हो रही हैं? सिंध में क्यों अर्बन रूरल का चक्कर अभी तक पड़ा हुआ है? और अगर है भी तो क्या उसके मुताबिक अर्बन के लोगों को मुलाजमतें मिल रही हैं? नहीं मिल रही। किसी भी पैमाने पर आप कराची को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप कहते हैं कि यहां पर जो है यहां से लोगों को टैक्स देना चाहिए, तो टैक्स तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाई इसको ऑन करना पड़ेगा। आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और कराची के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन जो नया टैक्स लगाने का मामला, इसमें आवाम की बात की जाए तो आवाम को भी शदीद तशवीश है। वो ये कह रहे हैं कि पहले जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कराची शहर ही देता है, फिर भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, तो हमसे कितना टैक्स लेंगे कि आपको हमारे मसाइल हल करने के लिए मजीद हमारी जेबों की तरफ ही देखना है और उस पर ही कुछ वार करके उसमें से मजीद पैसे निकालने हैं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे डॉलर की बढ़ती कदर की। करेंसी मार्केट्स में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, जबकि अमरीकी डॉलर की बात करें तो तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज की हम बात कर लें तो इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 84 पैसे जो है वो तगड़ा हुआ, महंगा हुआ, जिसके बाद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इंटरबैंक में डॉलर की कदर 168 रुपए 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल हमजा। और ओपन मार्केट की अगर बात करें तो उसमें अमरीकी करेंसी 80 पैसे महंगी हुई और कीमत 169 रुपए 80 पैसे हो गई है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसलाते ज़र की आमद का हजम 10 साल की बुलंद सतह पर पहुंचने के बावजूद हम देखते हैं कि रुपया मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और मुआशी मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल से भी डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है और मुल्की रिकॉर्ड, दरामदात, तारीख साज करंट अकाउंट खसारा भी रुपया की कदर जो है उसमें असर अंदाज होते हुए हमें नजर आ रहा है। और 7 मई से अब तक डॉलर 17 रुपए 64 पैसे महंगा हो चुका है। यानी कि 4 माह के दौरान डॉलर 10.5% महंगा हुआ, जिससे बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमत अगर बात करें तो मईशत को मुश्किलात से निकालने के दावे तो करती में दिखाई देती है, ताहम इस दौरान मुल्की करेंसी जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ जाती में दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसी पर हम बात कर लेंगे। मारूफ मुआशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। डॉलर की जो उड़ान है, आपको इसके पीछे क्या मुहर्रिकात नज़र आते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं और आप कब तक देख रहे हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा? मैं समझता हूँ 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ नहीं पा रही। अब इसकी वजह ये होती है कि इम्पोर्ट्स जो हैं, जो हम डॉलर ख़रीद रहे हैं, डॉलर की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, वो हमारी बन जाती है सप्लाई ऑफ रुपीज़। यानी कि आप सप्लाई और डिमांड का खेल है। जो ओपन मार्केट है, जहाँ पे आप समझ लीजिए अजनास का कोई भी आइटम ले लें, अगर केले की कीमत, गंदम की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके नतीजे में गंदम की कीमत गिर जाती है। लेकिन अगर गंदम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि डॉलर की कीमत, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है
जो 6 अरब डॉलर की या उससे ज़ायद हमने पिछले महीने इंपोर्ट कर डाली हैं, वो है रुपए की डिमांड, डॉलर की डिमांड, और रुपए की सप्लाई जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जब रुपए की सप्लाई बढ़ती है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। तो एक तो सिंपल वजह यह है कि मैंने 74 साल पाकिस्तानी माशी तारीख में जो तजारती खसारा है महाना, वो कभी 4 अरब डॉलर का नहीं देखा जो पिछले महीने हमारे सामने आया है। वो प्रेशर डालता है रुपये के ऊपर और रुपये की वैल्यू गिर जाती है। दूसरी वजह अफगानिस्तान के हवाले से एक सामने आ रही है। कहा यह जाता है कि तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर इंजेक्ट किया करता था। फिर वर्ल्ड बैंक के पैसे आते थे, डॉलरों में आते थे, IMF के डॉलर्स अफगानिस्तान में आते थे, और मनी मार्केट वाले जो है वो मुझे बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से तकरीबन औसतन 5 से 7 मिलियन डॉलर रोजाना की बुनियाद पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया करता था, जो रुपए के ऊपर जो प्रेशर होता था उसको ईज आउट कर देता था, उसको रिलीज कर देता था। अब वो रिवर्स हो गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के डॉलर जो है वो फ्रीज कर दिए हैं, IMF ने अपनी मदद बंद कर दी है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी मदद बंद कर दी है। तो डॉलर्स की शदीद और संगीन किस्म की एक किल्लत हो गई है अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि 5-7 मिलियन डॉलर और रोजाना की बुनियाद पे अफगानिस्तान जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रुपए की कीमत गिर रही है और डॉलर की कीमत चढ़ती चली जा रही है। सलीम साहब, करंट अकाउंट की बात करें तो हुकूमत करंट अकाउंट को बैलेंस करने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के अंदर हमारा एक्सचेंज रेट जो है, रुपये और डॉलर की पैरिटी जो है वो गैर मुस्तहकम है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सरमायाकार, पाकिस्तान से बाहर जो बैरूनी सरमायाकार हैं, वो ऐसी इकोनॉमीज के अंदर सरमायाकारी से घबराते हैं, रोक लेते हैं हाथ, जहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है उसमें इस्तेहकाम ना हो। दूसरा ये है कि हमारी इकोनॉमी वो कंपैरेटिव नहीं है। हमारे यहाँ बिजली के रेट बहुत महंगे हैं, हमारे यहाँ गैस के रेट बहुत महंगे हैं। हम बांग्लादेश, इंडिया और इंडिया के मुकाबले में एक्सपोर्ट मार्केट्स में उनसे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। जब तक हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी और हमारा रुपया भी वो प्रेशर के अंदर है। एक्सपोर्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यही डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि दरामदात को कंट्रोल करने के लिए किन इक़दामात की फौरी तौर पर ज़रूरत है? देखिए, बड़ा फोकस किया जाता है कि इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए। मैंने देखा है कि बहुत बड़ा हमारा जो हिस्सा है इंपोर्ट्स का वो ज़रूरी अशिया है, और वो शायद जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्राइस इनइलास्टिक, यानी कि वो हमको इंपोर्ट करना ही करना है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही क्यों ना पड़ जाए। जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल शायद ज़रूरी है, उसकी अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो उस लिहाज से उसकी डिमांड पाकिस्तान के अंदर कम नहीं होती। अब हम कहते तो अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन इस दफ़ा आप देखिए कि गंदम भी इंपोर्ट हो रही है, चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, कपास भी इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रही। तो मेरा फोकस इस चीज़ पे है कि हमें इतना ज़्यादा जोर इंपोर्ट को रोकने में नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक्सपोर्ट को बढ़ा के जो अपना करंट अकाउंट का खसारा है, जो तजारती खसारा है, और नतीजतन जो रुपए के ऊपर बोझ प्रेशर पड़ता है, उसको किसी तरह से कम करना है। सर, आप एक्सपोर्ट करने की बात करें, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा है, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि एक्सपोर्ट्स के लिए दरामद की जाने वाली मशीनरी की वजह से रुपए पर दबाव है। इस बारे में फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2018 में जब हमारा करंट अकाउंट का खसारा 19-20 अरब पे जा रहा था, तो उस वक्त भी हुकूमत जो PMLN की थी हमें यही बताया करती थी कि मशीनरी बहुत इंपोर्ट हो रही है, और आप 1-2 साल इंतजार कर लीजिए, जब वो मशीनरी नस्ब हो जाएगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी। फिर अब PTI की हुकूमत आ गई है, आर्ग्यूमेंट वही पुराना वाला है जो PMLN इस्तेमाल कर रही थी। कभी कहा जाता है कि मशीनरी बहुत इंपोर्ट हो रही है, कभी कहा जाता है कि ये एक आर्जी फिनोमेना है, टेम्परेरी है, हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए, इस वक्त जो FBR वाले हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि तकरीबन 55-56%
जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है FBR के पास, वो इंपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसके नतीजे में हो रहा है। अब जो मशीनरी इंपोर्ट होती है उस पर तो टैक्स नहीं लगता है। इसमें हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है, ये तो मैं समझता हूँ कि टाइम ही बताएगा, लेकिन ये वजूहात बताई जाती हैं। हकीकत ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, परेशान कौन तेजी है वो, और रुपए के ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी उसकी वजह से बिल्कुल ठीक है। अच्छा फर्क लिंक भी बता दीजिएगा। एक नज़रिया तो ये भी है कि डॉलर ऊपर जाने से जो बरामदात हैं और तरसीलात ज़ाहिर उनमें भी तो इजाफा हो रहा होगा, तो उससे हमें फ़ायदा कुछ मिलेगा? देखिए, एक तबका का पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट का तबका है वो वाकई में उनको मुनाफा होता है, उनके हक में जाता है जब रुपया गिरता है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर 3 महीने पहले किसी ने कोई $1 मिलियन की एक्सपोर्ट की हो और उसको रुपए जब मिलने थे तो वो आप सोचिए कि 160 से मिलने थे, आज उसको वही रुपए जो हैं वो तकरीबन 170 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, तो उसका तो प्रॉफिट बड़ा बढ़ जाता है। लेकिन एक जो रूल ऑफ थंब कहलाता है, जो बुनियादी असूल है, वो ये है कि गैर मुस्तहकम एक्सचेंज रेट जो है वो मुल्क के लिए अच्छा साबित नहीं होता। फिर आप सोचिए कि जितना भी इंपोर्ट हम करते हैं, जिस चीज को भी इंपोर्ट करते हैं, और वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर उसका असर होता है। आप सोचिए कि हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कपास इंपोर्ट करते हैं, खाद इंपोर्ट होती है, मशीनरी इंपोर्ट होती है, चाय तक इंपोर्ट हो रही है, मिर्चें इंपोर्ट हो रही हैं। तो इन सब की चीजों की जो कीमतें हैं, मेरा खदशा ये है कि अगले चंद हफ्तों में बड़ी तेजी से बढ़ जाएंगी रुपए के गिरने के नतीजे में। तेजी से जो है कीमतें एशिया की भी बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने भी ये कहा है कि इस वक्त रुपया ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देंगे। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि आइंदा चंद दिनों में आटे की कीमत में कमी आएगी। हुकूमत ज़रूरी अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देने जा रही है, जिससे महंगाई की जो शरह है उसमें भी कमी आ जाएगी। उनके इस ऐलान पर अवाम क्या राय रखते हैं, अवाम से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने अवाम से जानने की कोशिश की, आपको वो सुना। अब इस सब्सिडी का फ़ायदा किसको मिला है? गरीब का तो कोई फ़ायदा नहीं है, किसी ने भी गरीब का नहीं सोचा। महंगाई इतनी हमारे ऊपर आके मुसलत हो गई है कि चाहे कितनी भी सब्सिडी दें लेकिन महंगाई नहीं कम होगी। आप सबसे पहले अपने जो गवर्नमेंट के ज़खायर हैं आप उनमें से अवाम को रिलीफ दें। ये शायद अगली हुकूमत के लिए अपनी तैयारी करें। इनको अवाम के लिए कोई भी मतलब दिल में रहम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो ऐसा कर सकें। गरीब की तरफ बेहतर तरीके से सोचा जाए। बात इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम गरीब रश्के वाले कैसे आटा 70-80 रुपये किलो या 5 किलो आटा नहीं ले सकते? ये क्या ग्लीवीज देगा? हमें तो आज तक कोई समझ नहीं आई। वज़ीर ख़जाना ने जो कैश सब्सिडी के बारे में कहा है वो सिर्फ एक आवाम को देने के लिए ला रहा है, जो ये पूरा नहीं करेंगे। जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, महंगाई को ख़ात्मे की बात करने के बाद महंगाई में 100 गुना इजाफा हुआ है। हमारी आवाम जो है ना, ये चाहती है कि हमारे घर के दरवाजे पे ही हमें हर चीज़ मिले, क्योंकि पुराने हुक्मरानों ने आवाम को ना भिखारी बना दिया है। हर चीज़ महंगाई हुई हुई है, मगर इन्होंने बहुत मुश्किल रिलीफ नहीं देंगे सर हमें, ये ना कि मुश्किल हालात तो हैं, हम मानते हैं, पर हमें पता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है। जब से हम पैदा हुए हैं जब से ही सुनते आ रहे हैं महंगाई का रोना। हाँ, अब ये है कि थोड़ा सा वक्त के हिसाब से ज़्यादा हो गया है। अब ये कि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। सब्सिडी जनरली दी जाएगी तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आवाम जो है बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उसके इस्तेमाल में उसी वही मैटर करती हैं। आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गई, तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छा फैसला है अगर इस पर अमल हो तो। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जो चीज़ रेट बढ़ जाता है कभी कम नहीं होता है। यहाँ महंगाई के अंदर गरीब मारा जा रहा है और गरीब के लिए हर तरह की परेशानी आ रही है। इतनी महंगाई हो गई है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस हुकूमत में बहुत मुश्किल है कि सस्ताई हो जाए। मैं नामुमकिन समझता हूँ इस बात को। मुझे घी, चीनी, सब दालों वगैरह पर जो सब्सिडी दे रही है उनको चाहिए कि 50 से 70% आवाम को देनी चाहिए, ताकि ये आम तबके की पहुँच में हो और वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। तो ये थी आवाम की मिली जुली राय जो कि आपने सुनी है। लोग कह रहे हैं कि ये कुछ तो कह रहे हैं कि ये बेहतर फ़ैसला है अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई की वजह से, और वज़ीर आज़म साहब बारहा इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि महंगाई है और मेरी कड़ी नज़र भी है उस पर, लेकिन
महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त, ऑपोजिशन तो शायद कुछ चैलेंज ही नहीं है, ऑपोजिशन तो कोई असर भी नहीं रख पा रही है। अगर पीडीएम की बात करें तो वो भी कुछ ना कर पाई, लेकिन महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट को जल्द जो है इसका कोई हल निकालना होगा, क्योंकि अवाम का जो असल मसला है वो महंगाई है। अवाम की अगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है पूरी नहीं हो रही तो अवाम को फिर कोई फ़ायदा जो है वो इस तरह से नहीं हासिल हो सकता। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों पर अब सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। मजीद रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। असद उमर साहब ने खबरदार किया है कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में भी नहीं जा सकेंगे, इवन बुक नहीं करवा सकेंगे गेस्ट हाउसेस को। उनका दाखिला शॉपिंग सेंटर्स में भी बंद कर दिया जाएगा। वैक्सीन ना लगवाने वालों के फ़ज़ाई सफ़र पर भी पाबंदी होगी। अच्छा, ऐसे अफराद इंडोर आउटडोर डाइनिंग जो है और शादियों में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। तालीमी इदारों की अगर बात करें तो वहाँ पर वैक्सीन ना लगवाने वाला तदरीसी और गैर तदरीसी तमाम अमला जो है 30 सितंबर के बाद अपना काम जारी नहीं रख सकेगा। और असद उमर साहब ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वबा का फैलाव नीचे आ रहा है और ये हमें नंबर्स भी बता रहे हैं कि आज 5% से कम चल रहा है और आइंदा चंद रोज़ में इस रुझान में मजीद इस्तेहकाम भी आएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि बड़े शहरों में 15 साल से ज़ायद उम्र की 40% आबादी है जिसे मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट करना है। अच्छा, ये उनका कि हदफ अगर हासिल कर लेंगे तो हम सितंबर के आखिर में बंदिशों में मजीद कमी भी करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना से ज़्यादा मुतासरा 24 अजला में से 18 अजला में सूरत हाल में बेहतरी है, जहाँ पर पाबंदियाँ जो हैं ख़त्म कर रहे हैं। अब हम 6 अजला की बात कर लें, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, सरगोदा है, गुजरात है, बन्नू है, वहाँ पर बंदिशें बरकरार रहेंगी। यास्मीन राशिद साहिबा जो कि वज़ीर सेहत पंजाब हैं, उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 15 से 18 साल की उम्र के दरमियान अफराद को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगा रही है। इसका मुआवजा अदा ना किया जाए और अगर आपसे कोई मुआवजा तलब कर भी रहा है, पैसे तलब कर रहा है, उसकी फौरी तौर पर शिकायत होनी चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पहले इस मसले पे बात कर लेते हैं। 15 से 18 साल उम्र के जो अब नौजवान हैं उनको हमने वैक्सीनेट करना है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, क्योंकि इनके हवाले से जो फैसला करना है वो पेरेंट्स ने करना है और अभी कुछ हेजिटेशन देखने में आ रही है। सर, कैसे एड्रेस करें इसको? जी, इसका यही है जो बेसिकली हम बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, स्कूलों में, कॉलेजों में हमने टीचर्स को भी कहा है कि वो इसके ऊपर बात करें, लेकिन ऑब्वियसली वो मैसेज बच्चों के थ्रू पेरेंट्स को पहुंच जाए तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। अच्छी बात यह है कि बहुत सी ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं 6 अजला में, तो वहाँ भी हम टीचर्स को कह रहे हैं कि वो पेरेंट्स को भी साथ मैसेज दें और कन्विंस करने के लिए तो आपको एविडेंस ही पेश करनी पड़ती है ना। सारी दुनिया में ये मसला आ रहा है, आप देख ही रहे हैं कि बहुत चंद दिन पहले लंदन में एक बहुत बड़ी एंटी वैक्सीनेशन रैली हुई, तो इसका भी इफेक्ट होता है लोगों के ज़हनों पे और हमारे यहाँ तो ज़रा ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती और लोग बड़े वसूख से कह रहे होते हैं। पिछले दिनों हम ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहे और इंतहाई हमें परेशान कुछ सूरत हाल से सामना करना पड़ा, जहाँ बड़े बड़े ऐसे लोग जो मुआशरे में बड़ा मकाम रखते हैं और लोग उनकी इज्जत करते हैं और लोग उनकी बात को अहमियत देते हैं, उनकी तरफ से भी ये पैगाम थे कि ये वैक्सीनेशन नहीं, फिर कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट कि आखिर हुकूमत और तो कुछ देती नहीं तो वैक्सीन फ्री हमें क्यों लगा रही है। अब ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। जी जी। तो बहरहाल जी, इसको तो हमें फेस करना पड़ेगा और वक्तन फवक्तन इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, लोगों तक जाना पड़ेगा बार बार और उनको बताना पड़ेगा कि हाँ, ये दुरुस्त है कि वैक्सीन 100% आपकी हिफाजत नहीं कर सकती कोई भी, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास चीज़ें मयसर हैं उनमें वैक्सीन ही वो वाहिद फैक्टर है जो आपको काफ़ी हद तक वबा से बचा सकता है। अच्छा सर, जिस तरह से फैसला किया गया 15 ईयर से अबव जितने भी अब स्टूडेंट्स भी जिस तरह से कह रहे हैं कि 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन जो है लगाई जाएगी, लेकिन क्या अब इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में कब फैसला लेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रैक्टिस जो है यूएई में हो रही है, 3 साल की उम्र के बच्चों को जो है वो वैक्सीन किया जा रहा है। सेकेंडली, हम अगर चीन की सिचुएशन देखें तो चीन में दोबारा से केसेस जब आए हैं नज़र तो वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की वजह से फैले हैं वहाँ पर, और उस एरिया को उन्होंने दोबारा पूरे उस जो रीजन है उनका उन्होंने उसमें टेस्टिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। तो आप पाकिस्तान के हवाले से कोई रिकमेंडेशंस इस तरह की आई हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं? हाँ जी, बेसिकली हमारे 2 इश्यूज हैं जिनके मुताबिक हम फैसले करते हैं। नंबर 1 ये कि हम वैक्सीन प्रोड्यूस तो करते नहीं, सो हमारी सप्लाई आती है, हमें मुख्तलिफ इमदादी पैकेजेस में वैक्सीन आती है जिसके मुताबिक फिर हम फैसला करते हैं कि सबसे ज़्यादा एट रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है और सबसे पहले हम उनको टारगेट करते हैं। दूसरी वजह ये है
कि हमारे यहाँ, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में वैक्सीनेशन जब शुरू हुई तो मुल्तान में एक साहब ने कहा कि वैक्सीन लगवाते ही उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने उसकी इंक्वायरी की, उनको ऑलरेडी चलती आ रही थी हार्ट डिजीज और उनको एक, इट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन उनको अपने एक सडन हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। लेकिन जब ऐसी खबरें फैलती हैं तो एक सनसनी पैदा होती है और लोग जो है मुतनफ़र हो जाते हैं। तो हम बच्चों के अंदर, क्योंकि वैक्सीनेशन का इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा तजुर्बा अभी नहीं है, तो इसलिए हम ग्रेजुअली इसकी तरफ जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो। हमें ये मालूम है कि बच्चे इस वबा को फैलाने में इम्पोर्टेंट है, खुद इतना शदीद इफेक्ट नहीं होते, कुछ होते भी हैं, लेकिन बात यह है कि यही सिर्फ इंश्योर करने के लिए कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत, और आपको पता है हमारे यहाँ तो बच्चों की वैसे शरह मवाद बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है, तो जब वैक्सीनेशन लगेगी और वो शरह मवाद ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो फौरी तौर पे लोग वैक्सीन को इम्प्लीकेट करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम इसको एक एहतियात के तौर पर फिलहाल यकदम नहीं खोल रहे, ताकि लोग जहनी तौर पे मुतमईन होते रहें और आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन के फवायद उनके सामने आए और एविडेंस की बुनियाद पर फिर लोग, आपको पता अभी तक लोग पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाते और बाकी वैक्सीन, तो इसलिए फिर हमारी पॉलिसी ये है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना की जाए मुमकिन हद तक जिससे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सके। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिसर्चेस भी सामने आ रही हैं वो भी ये बताती हैं कि कई लोग जिनको रिएक्शन फौरी तौर पर हुआ है, जैसे हार्ट अटैक जैसा मसला है, वो इंजेक्शन फोबिया रहा है उनको पूरी ज़िंदगी, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा वैसे ही परेशान हो जाते थे। इस तरह की रिसर्चेस भी कंडक्ट हुई। अच्छा सर, एक तो हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे, अब कहा जा रहा है कि शायद हर्ड इम्यूनिटी मफरूज़ा ही है, हर्ड इम्यूनिटी शायद हासिल करना इतना मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसको एड्रेस कर दीजिएगा। और दूसरा एक अहम चीज़ ये है कि अब हम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद 2024 तक हमें इस कोरोना के साथ रहना होगा। ये दोनों बातें अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ हद तक दुरुस्त हैं। पहली बात तो हर्ड इम्यूनिटी की। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी एक इस्तिलाह है जो रिसर्चर्स के लिए और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए इस्तेमाल होती है। हर्ड इम्यूनिटी एक कोई ऐसा यूनिफाइड कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आप हर जगह लगा सकते हैं। और इसकी मिसाल इससे है कि इन्फ्लुएंजा अभी तक दुनिया में चलता आ रहा है और आप हिसाब लगाएं कि 1918 से एपिडेमिक चली और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वो एपिडेमिक ही चलती रही कम शिद्दत के साथ। उसके बाद अभी तक हर साल लोग इन्फ्लुएंजा से, अभी भी एज ऑफ टुडे कोविड से ज़्यादा बात इन्फ्लुएंजा से होती है। तो अब बात यह है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी वाला मफरूज़ा मनोअन बिल्कुल दुरुस्त होता कि हर बीमारी में एक वक्त के बाद एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो इन्फ्लुएंजा का तो नामो निशान ना होता। हर्ड इम्यूनिटी की दो तस्वुरात हैं। एक तो ऐसी हर्ड इम्यूनिटी होती है जिसमें वो आपका जो जरसूमा है वो अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करता, तो एक ही फॉर्म में रहता है। जैसे मीजल्स है तो मीजल्स में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है, जैसे पोलियो है उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बहुत से लोगों को ये बीमारी हो गुजरी हो या उनको हम वैक्सीन कर दें तो उसके बाद इम्कान ये है कि उनमें इम्यूनिटी आ जाएगी। जबकि इसकी दूसरी तरफ ये कोविड की किस्म की बीमारियां और इन्फ्लुएंजा की किस्म की बीमारियां हैं जो आरएनए वायरसेस होते हैं, ये अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। सो ये हर्ड इम्यूनिटी को डिफीट करना इनके लिए बड़ा आसान होता है और ये वो एक टाइप के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी होने ही नहीं देते। और 2024 या मुमकिन तौर पर इससे भी आगे तक ये बीमारी हमारे साथ चलेगी। और मैं तो बार बार कहता हूँ अब हमें तरीके वो अपनाने हैं कि हमें इस बीमारी की हकीकत को मान के इमरजेंसी तौर पर निमटने की बजाय इसको मुस्तकिल बुनियादों पर एक बीमारी तस्वुर करके और इसका हमें खातिर का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह से आप बात कर रहे थे और बड़ी अहम चीज़ें हैं बच्चों के हवाले से। जो पेरेंट्स ने फैसला करना है आपके बच्चों की बेहतरी के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, जल्द फैसला कीजिए क्योंकि बाद में पाबंदियों के बाद भी हम सब ने खुद को वैक्सीनेट करवाना है, तो हमें बच्चों के हवाले से जो फैसला करना है कम से कम उसमें अब हम जल्दी करें, ताकि अगर हम बच्चों के हवाले से अगर जल्दी फैसला कर लेंगे तो स्कूल की जो बंद और खुलने का जो सिस्टम है ना उसमें भी काफ़ी हद तक जो है ना स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि वो जो है अगर बच्चों को वैक्सीन आपने लगवाई होगी तो इस तरह से जो है हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को भी अचीव करने के कुछ करीब जा सकते हैं। क्योंकि 40% कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो 15 से 17 एज ग्रुप में है, तो अगर इतने % ग्रुप को लग जाती है वैक्सीन तो मेरा ख्याल तो है कि हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कवर कर लें, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा हल है नहीं, हल मौजूद नहीं है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सिंध में करप्शन की नई कहानी सामने आई है जी, और सूबे के महकमा तालीम ने 2 तलबा के बैठने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो डेस्क हैं
वो 320% इजाफी कीमत पर खरीदें। अच्छा, जिससे कौमी ख़जाने को 3.3 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और वज़ीर आला सिंध को लिखे गए ख़त में TIP ने कहा है कि सूबे के स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने 10 जून 2021 को सूबे के स्कूल्स में डेस्क की सप्लाई और डिलीवरी के लिए 4 ठेके दिए, जिनकी मालियत 5 अरब रुपए है। और उस हिसाब से एक डेस्क की कीमत 23,985 रुपए से 29,500 रुपए के दरमियान है। और TIP के खत में कहा गया है कि मार्केट के निर्खों के मुताबिक महकमे को दिए गए तखमीने में बताया गया था कि डेस्क की कीमत सिर्फ 6,880 रुपए बनती है, मगर 320% इजाफी नरखों पर नया ठेका दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला सिंध से TIP ने यह मुतालबा किया कि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के अफसरान के खिलाफ और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो अरबों रुपए के नुकसान के जिम्मेदार हैं। इकरा, हम सुना करते थे कि तालीम दौलत है, बिल्कुल, और तालीम जेवर है। ये यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि आप जितना कमाना चाहें, बच्चों के तालीम हासिल करने वाले जो डेस्क हैं जिस पे बैठ के उन्होंने पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है, वहाँ से भी कमाई की जा सकती है और अरबों में कमाई की जा सकती है। क्या ही बात है, बड़ा सीरियस लिया है उन्होंने। उन्होंने वाकई में उन्होंने कहा कि हम ये करके दिखाते हैं कि वाकई में तालीम जो है वो जेवर है। खैर, इस हवाले से हम बात करते हैं। सिंध में PTI खुर्रमशेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खुर्रमशेर ज़मान साहब, सैयद मुराद अली शाह को लिखे गए ख़त में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि सूबे के स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने स्कूल्स में डेस्क की सप्लाई और डिलीवरी के लिए 4 ठेके दिए, जिनकी मालियत 5 अरब रुपए है, जिनके मुताबिक एक डेस्क की कीमत 23 से 29,000 के दरमियान बनती है। क्या आप समझते हैं कि NAB को इस पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि अगर दुनिया के अंदर 2 नंबर लोगों की वर्ल्ड 11 बनाई जाए ना, तो उस वर्ल्ड 11 में 11 के 11 लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। ये सूबा सिंध जो है ना, इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन बन चुका है, और इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के जो वाइस चांसलर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, इसके ट्रस्टी बिलावल जरदारी हैं, और इसके चीफ मैनेजर जो हैं वो मुराद अली शाह हैं। सो आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा इनको? NAB को तो बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम भी NAB के एक्शन वगैरह देख देख के अब थक गए। अब हम चाहते हैं कि ये लोग जाएं जेलों के अंदर, आवाम का लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस निकले, आवाम को भी कुछ नज़र तो आए ना। अगर कानून के अंदर कुछ तरमीम की ज़रूरत है तो वफाकी हुकूमत को नेशनल असम्बली में उस तरमीम को करना चाहिए, सज़ाएँ सख्त से सख्त होनी चाहिए। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस सूबे का जो वज़ीर तालीम है वो कल सिंध असम्बली में कह रहे हैं कि हाँ, हम 10,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, कि ये 10,000 स्कूल जो हैं ये घोस्ट स्कूल्स हैं। यहाँ पे कहीं औताकें बनी हुई हैं, कहीं पे जानवरों के बांधने के जो है ना वो कमरे बने हुए हैं। तो पिछले 13 साल से इन 10,000 स्कूल्स में फर्नीचर भी जा रहा था, इन 10,000 स्कूल में जो घोस्ट टीचर्स हैं उनको तनख्वाहें भी जा रही थी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अब आप बता रहे हैं कि जो है वो कोई 3,000 रुपये का इन्होंने फर्नीचर पर टीका लगा दिया है। तो पीपल्स पार्टी तो इस मुल्क में बैठी ही टीका लगाने के लिए है, ये तो इनका काम ही टीका लगाना है। खुर्रमशेर ज़मान साहब, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट है जिसके हवाले से ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है, और वज़ीर आला सिंध को कहा गया कि आप इस पर नोटिस लें बाकायदा तौर पर, क्योंकि इसमें अब ये हम कहेंगे जी वज़ीर आला सिंध इसके अंदर मुलव्वस हैं, तो ये बहुत ही बात हो जाएगी कि सतही मामला हो जाएगा कि इसमें वो मुलव्वस है। लेकिन ऑपोजिशन का एक किरदार है, मैं ऑपोजिशन के किरदार पे बात करना चाह रहा हूँ। ऑपोजिशन क्या करेगी इस पे, इस मामले को कितना उठाएगी, क्योंकि बच्चों की तालीम से रिलेटेड है। वज़ीर आला साहब तो जब उन्होंने हल्फ उठाया था ना, तो अपनी स्पीच में उन्होंने 2015 की बात है, उस वक्त भी मैं MP होता था, मेरा पहला टेन्योर था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं तालीम की इमरजेंसी लेकर आऊँगा सूबे सिंध के अंदर। तो तालीम की इमरजेंसी तो आपको नज़र आ गई ना, कि हमने देखा कि स्कूलों के अंदर जो हैं वो भैंसें बांधी हुई हैं, स्कूलों के अंदर जो है औताकें बनी हुई है, जागीरदारों की ज़मींदारों की औताकें बनी हुई हैं। और आज आपके सामने आ गया कि 10,000 स्कूल ये बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि बकौल वज़ीर तालीम के 10,000 स्कूल मौजूद ही नहीं है, हम सिर्फ तनख्वाहें दे रहे हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर। हम इक़्तिदार के अंदर नहीं आए यहाँ तक। आज सूबे सिंध में आवाम के पास न पीने का पानी है, ना बच्चों के पास स्कूलों में तालीम है, ना अस्पतालों में इलाज है, ना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं। तो हम जा रहे कहाँ हैं? वेयर आर वी हेडिंग? हमारा तो अब ऑल्दो हम सब पाकिस्तानी हैं, तमाम सूबे तरक्की करें, हमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन हम एक जेलिसी फैक्टर आ गया हमारे अंदर कि पंजाब आगे बढ़ता जा रहा है, KP आगे बढ़ रहा है। पंजाब के अंदर आप स्टैंडर्ड देखें एजुकेशन की, कहाँ चले गए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में एक निसाब होना चाहिए, इन्होंने मना कर दिया।
बोला नहीं हम तो 18वीं तरमीम के बाद ये हमारा अपना चैप्टर है। इनके पास 2007 का घिसा पटा पुराना जो है ना करिकुलम चला है, 2007 का मामला यही है कि जिस तरह वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल होता है तो साथ ही ऑपोजिशन के ऊपर सवाल हो रहा होता है कि ऑपोजिशन की कारकर्दगी शायद वफाकी हुकूमत से भी इतनी बुरी है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जब सिंध की गवर्नमेंट की बात होती है कि सिंध की हुकूमत चलें बहुत बुरी है, लेकिन वहाँ पर भी ऑपोजिशन का मामला यही है, ऑपोजिशन किसी मसले को उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर पा रही है। मामला ये है कि इस मामले को, ये जो मसला है, ये जो करप्शन की दास्तान सामने आई है, ऑपोजिशन क्या किरदार अदा कर सकती है कम से कम असेंबली के अंदर? अच्छा देखिए सर, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम सड़कों में जाके एहतजाज करें, वो हम करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम सिंध असेंबली में जनरल मोशन डालें, कॉल अटेंशन डालें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उसको उठाएं। हमने तो कल ही असेंबली में उठा लिया उसको, जो कल गुजरा पे दिन था, कल ही सवाल कर लिया उनसे। और हम क्या करें आप बताएं, हम नैब को ख़त लिख लेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब वज़ीर आला को ख़त लिखा तो ऑटोमेटिकली नैब ने भी उसका नोटिस ले लिया होगा। लेकिन एक 163 बिलियन रुपीज़ की ऑडिटर जनरल पाकिस्तानी रेगुलेटरीज दिखाई हैं इनकी, 163 अरब रुपए की इनकी जो है करप्शन ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने हाईलाइट की है 2019-20 की, जो किताब आज से 3 दिन पहले छपी है। सो देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि सूबा सिंध जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन है। दुनिया में अगर किसी को करप्शन सीखनी है तो आए, उस सूबे सिंध में आए और यहाँ की सरकारी नौकरियाँ लें, यहाँ पर आके सियासत ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी के साथ, या आपको करप्शन सिखाएंगे। हम आज क्यों इतना पीछे हैं, हमारा मुल्क इतना पीछे क्यों जा रहा है? वज़ीर आला साहब अगर एक्शन नहीं लेते इसके ऊपर तो आप क्या अदालत से रुजू करेंगे? ऑपोजिशन का किरदार अपना निभाएगी? डेफिनेटली हम तो करते हुए आ रहे हैं। हमने तो पता नहीं कितने केसेस अदालतों के अंदर डाले में। हम तो बताए ना कि हम ये क्या वजह क्या, मुझे पता है अमेरिका क्यों जा रहे हैं। आपके वज़ीर आला साहब बार बार अमेरिका क्यों जाते हैं, क्या करने जा रहे हैं? हमें तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। बाहर इनकी कितनी जायदादें हैं। पीपल्स पार्टी की जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, अगर आप उनका रहन सहन देख लें, उनका लाइफस्टाइल देख लें, उनके घर देख लें, उनकी जायदादें देख लें, उनकी गाड़ियाँ देख लें, उनके बाहर मुल्क में ट्रैवलिंग देख लें, उन पता तो करें, देखें तो सही ये पैसा आ रहा कहाँ से है। हम भी बिजनेस करें, 1999 से मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो आज तक अगर पता ही नहीं हुआ। मेरा इतना है कि अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ। इनके लाइफस्टाइल तो आप चेक करें, ये क्या थे जब ये सियासत में आए थे, आज ये क्या हो गए। ये सारा आपका मेरा पैसा तो है टैक्स पेयर्स का, ठीक है, जिसकी वजह से आज बिलियनर्स हुए में सारे। आप बात कर रहे थे, मामला बड़ा संजीदा है कि अब आप बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूलों में जो डेस्क गए हैं, जिस पे 2 बच्चों ने बैठ के पढ़ना है, 6,000 के करीब उसकी कीमत बताई जाती है। आप 23,000 से 29,000 के दरमियान तकरीबन खरीद लेते हैं। तो ये कितनी ज्यादती है, कहाँ से जो है कमाई कर रहे हैं और कौन कौन। हमने देखा है तो हम बच्चों को स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, लेकिन जो उनके बैठने के लिए अगर डेस्क है उसको अगर आपने मंगवा ही लिया है तो उसमें से भी आपने इतने बड़े पैमाने पर करप्शन कर लिया। तकरीबन 6,000 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 6 में 6 जमा करें, 12, 12, 18, 18 और फिर 24, यानी कि ये जितने बच्चों को दिया गया है 4 गुना ज्यादा बच्चों को ये डेस्क मुहैया किए जा सकते थे। ये जो करप्शन की दास्तान है, और इस तरह की पता नहीं कितनी दास्तानें हैं जो सामने ही नहीं आ रही होती हैं। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाईलाइट एक इशू को किया, इससे अलावा हम अगर देखें तो कितने ज्यादा चीजों में करप्शन की जा रही है, उसका कोई पता ही नहीं, किसी को कोई काउंटिंग में आती ही नहीं वो चीज़। अच्छा, हम आज जो है ना जमहूरियत का आलमी दिन भी वैसे मना रहे हैं। यहीं से बात याद आ रही है कि जमहूरी इदारों को मजबूत तर बनाने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और इस मौका पर पाकिस्तान समेत तमाम जमहूरी ममालिक में अवामी हुक्मरानी को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार भी किया जा रहा है। और आज अगर हम जदीद दौर में देखें तो इस दिन को मनाने का मकसद वो ये है कि शहरियों को अपनी ख्वाहिशात के आज़ादाना इजहार और आज़ादी से जीने के हक़ को फ़रोग देना है। और आलमी यौम जमहूरियत मनाने का मकसद जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देना है। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में अवाम खुद अपने सियासी, मुआशी, माशरती और सकाफ़ती निज़ाम को वज़ा करते हैं। जमहूरी हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर अवाम को जवाबदेह भी होती है। इसलिए जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद बेहतरीन करार दिया जाता है। लेकिन हम देखें कि हमारे सिस्टम में फिर भी कितनी ज़्यादा जो है कमज़ोरियाँ देखी जाती हैं। जिस तरह से कहा जाता है जमहूरियत में तो अवाम को हक़ होता है कि वो अपने मसाइल के बारे में क्वेश्चन कर सके उन हुक्मरानों से, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरत हाल वो नहीं होती है। आज तक हम लोग बल्दियाती इदारों की अगर बात करें, वही उनसे ही हम लोग नहीं निकल पा रहे, उसी मसले में से। और हम देख रहे हैं ना, बल्दियाती इंतखाबात की जो बात है कि वो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जमहूरियत ये नहीं है कि आप एक जमहूरी निज़ाम के ज़रिए आप इस वक्त असम्बलियों में पहुँच गए हैं, आप लोगों के पास बड़े बड़े ओहदे मौजूद हैं। लेकिन जमहूरियत ये भी है कि फिर जो आवाम का वोट लेकर आप गए हैं, आप कम अज़ कम उसका हक तो अदा करें। ये आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब देख लिया है
कि हमारे वोट की वजह से कुछ लोग इलेक्ट होके जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे काम हुए या नहीं हुए। हम 5 साल के लिए फिर एक फैसला कर देते हैं और उस फैसले के बाद हम लोग इंतजार करते रह जाते हैं। तो आप लोग भी कम से कम सोच समझ के तो वोट किया करें, सोच समझ के वोट करें। और दूसरा ये कि जो वोट ले लेते हैं फिर नुमाइंदे हैं, उनको पे बैक तो करना चाहिए ना आवाम को, जिन्होंने उनको सिलेक्ट करके आगे लेके आते हैं, उनको कास्ट करते हैं वोट, तो फिर उनके ऊपर जो है वो बड़ी सोच समझ के साथ ही फैसले करने चाहिए आवाम को। चलें, आज यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है, इसको मनाइए लाजमी तौर पर, लेकिन इसको समझने की बहुत ज़्यादा हमें अभी ज़रूरत है। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे टैलेंट से आपको मिलवाना है। कोई वैसे कैनवस पर रंग बिखेरता है, तो कोई पेंसिल चलाकर जो है नक्शा खींच डालता है, लेकिन एक आर्ट ऐसा भी है जो गिरहें लगाने से बनता है। बिल्कुल, कराची के रहायशी अफशीन अंजुम ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश करने के लिए मकरामे आर्ट की मदद से उनका पोर्ट्रेट बनाया और अफशीन अंजुम ने तकरीबन 1.5 माह के दौरान में बानी पाकिस्तान की तस्वीर बनाई है। उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर 18 से 19 घंटे लगातार काम किया। अफशीन ये कहती हैं कि अब तक पाकिस्तान में तो क्या, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इतना बड़ा मैक्रामे आर्ट पोर्ट्रेट किसी ने नहीं बनाया है। तो अफशीन से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अफशीन, कैसी हैं आप? पहले तो बताइएगा हमें, आपको ये आर्ट बनाने का ख्याल कैसे आया और इस आर्ट में आपने कैसे सोचा कि आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ही पोर्ट्रेट बनानी है? जी वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई हस्ती हो नहीं सकते थे कि जिनके बारे में मैं पहले सोचती। मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था कि इस स्किल से, इस टेक्निक से मुझे पोर्ट्रेट तैयार करना है। और जब 2 अगस्त को मैंने ये प्लान आउट किया तो मुझे सबसे पहले कायद आज़म का ही एक चेहरा मेरे सामने आया था कि यही डिज़र्व करते हैं कि पहले इनके ऊपर काम किया जाए। मोटिवेशन बिहाइंड वॉज के जो इंटरनेशनल हमारे मैक्रामे मेकर्स फेलोज थे, वो काफ़ी सारे पोर्ट्रेट अटैम्प्ट करते थे और पाकिस्तान में अभी तक इस स्किल को यूज़ करते हुए किसी ने कुछ बनाया नहीं था। तो मेरे पास एक हुनर था, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इफ़ आई एम एबल टू डू दिस, तो मैंने फिर ये फ़ौरन अटैम्प्ट किया कि मुझे करना चाहिए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से ये जी कंप्लीट हुआ काम। ठीक है अफशीन, कब से आगाज़ किया था, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? ये आप समझिए कि 2014 में मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक तरह से गुड बाय बोला। तो उसके बाद फिर मुझसे फारिग बैठा नहीं गया और मैंने जो है कोई ना कोई हॉबी अडॉप्ट की। इसके अंदर मकरामे जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया और फिर 2018 तक आप समझिए कि सेल्फ टॉट था ये, और मैंने अपने आप को इस तरह से स्किल को पॉलिश किया। 2018 के अंदर मुझे ये लगा कि नाउ आई एम एबल टू क्रिएट थिंग्स, तो मैंने फिर फंक्शनल और प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो है मकरामे के वो बनाना शुरू किए। बिल्कुल। अच्छा, मकरामे से जो आर्ट है ये कोई आसान काम नहीं है, आपने सीखा कैसे था और सीखने में कितना टाइम लगा आपको? देखिए, सीखने में ऐसे था कि मैंने एक नॉट सीखी थी और आप यकीन जानिए कि मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल ज्वाइन किया था। ये लाहौर में बेस्ड था, वोकेशनल स्कूल, और वहाँ पर एक मेरी सीनियर स्टूडेंट थी, उनके पास एक बैग मैंने देखा था। अच्छा। तो वो बैग के अंदर ये नॉट थी, तो उनसे मैंने एक नॉट सीखी और उसके बाद ये सेल्फ टॉट था क्योंकि कोई सिखाने वाला मिल नहीं रहा था ऐसा टीचर मुझे। तो फिर वो एक शौक था, करते 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 यहाँ तक आ गई बात, और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिखा भी सकती हूँ लोगों को। अब इस तरह से ये पॉलिश हो चुकी है स्किल। ज़बरदस्त। वैसे अच्छा अफशी, ये आपने खुद, आप कह रही कि ये आपने खुद से सीखा, मतलब एक नॉट के बाद आपने ये इतना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पोर्ट्रेट बनाया है। अब आपने जिस तरह से आप कह रही कि आपको तो कोई नहीं मिला था, लेकिन अब आपने सिखाने के जो है अज़्म, मतलब आपने लिए कि अब आपने सिखाना है, तो इसके लिए कुछ काम कर रही हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल सिखा रही हूँ और आज से नहीं, तकरीबन 1.5-2 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मैं डिफरेंट, एक तो ई-लाइन हमारे पोर्टल्स हैं वहाँ से सिखा रही हूँ, वेबसाइट्स हैं वहाँ से। दूसरा, मैं अपने जूम पे भी क्लासेस ले रही होती हूँ और प्राइवेटली भी सिखा रही हूँ मैं इसको। ठीक है, ये भी हमें बताइएगा कि मज़ीद क्या इरादा है, जहन में कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनका बनाना है? कुछ कज़न्स भी हैं, घर में बहन भाई भी हैं, अम्मा अब्बा भी हैं जो कहते हैं कि ये तुम क्या बना रही हो, हमारा भी बनाओ, और अम्मा कहती होंगी कि देखो ये बेडशीट है, बेडशीट के हवाले से कोई चीज़ करो, या इस तरह की चीज़ें जो घर के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, फरमाइशें तो आती होंगी। जी 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 जी
बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊं, जब 2018 में मैंने काम किया था तो मुझे सिर्फ फरमाइशें ही आती थी और पूरा 1 साल मैंने सिर्फ फरमाइशें पूरी की हैं। और लोगों की फरमाइशें पूरी करते करते ही मेरी स्किल जब लोगों ने देखी, फिर ही मुझे एक्चुअली फिर प्रोफेशनली मुझे आगे बढ़ने का मौका भी मिला। अब मेरा इरादा यह है कि इलामा इकबाल का मैंने पोर्ट्रेट जो है वो तैयार करना है, उस पर काम शुरू कर दिया है, वो इसी स्केल पे होगा। लेकिन इसके बाद जो है मैं जैसे एक इमेजिन करती हूँ कि एक जिस तरह एक राउंड वॉल है और उसके ऊपर हमारे जितने हीरोज हैं, नेशनल हीरोज हैं, उनके भी पोर्ट्रेट होंगे इंशाल्लाह ताला। और जितने हमारे वेल नोन म्यूजिशियंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन सबके मैं बनाना चाह रही हूँ। मैंने इसके ऊपर वर्किंग बाकायदा शुरू कर दी हुई है। अच्छा, यानी कि होमवर्क जो है वो आपने भी तकरीबन जो है हम कह सकते हैं कि कंप्लीट कर ही लिया हुआ है चीज़ों के लिए। लेकिन आपने इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी शुरू हो चुका है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अफशी, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी कोशिशें कर रही हैं कि उसमें नाम दर्ज कराएं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, उसका इस तरह से हुआ कि जब मैं ये बना रही थी तो मुझे ये आइडिया था कि नेशनली तो ये किसी ने भी नहीं किया हुआ, इंटरनेशनली मुझे कंफर्म करना था। और अब बाय नाउ ये कंफर्म हो चुका है कि इतना बड़ा स्केल किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैंने जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीड करना शुरू कर दी है। ऑल द एविडेंसेस जो वो लोग मांगते हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मौजूद हैं। सो नाउ लेट्स सी अल्लाह की मर्जी से आगे क्या होता है। ठीक है अफशीन, आप हमें ये भी बताएं कि कितना टाइम लग जाता है। अब मतलब साइज़ पे यकीनन डिपेंड करता होगा, लेकिन एक जो नॉर्मली इंटरनेशनली हम देखें कि जो एक साइज़ चल रहा है उसमें कितना आपको टाइम लग जाता है एक तैयार करने में? जी, देखिए जो ये वाला स्केल है ये तो 4.3 इसकी विड्थ है, फीट के अंदर मैं बता रही हूँ, और 5.4 इसकी लेंथ है। अच्छा। तो ये जो स्केल है ये तो आप समझिए कि 450 आवर्स मिनिमम लेवल पे रख के मैंने आपको बता रही हूँ, 450 आवर्स मुझे लगे हैं इसके अंदर, दिन रात मेहनत की। अगर आप एक पोस्टर साइज या एक नॉर्मल स्केल रखें तो उसके अंदर आपको लाइक 10 to 15 डेज के अंदर वो इजीली कंप्लीट हो सकता है। ठीक है अफशीन, गुड लक आपको। जो आपका अज़्म है, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साइड पे रखा, फिर फ्री थी, उसमें इतना क्रिएटिव काम किया, तो क्रिएटिव काम घर में बैठे बैठे हो सकते हैं। ये भी आप हमें मैसेज देके जा रही हैं। बहुत गुड लक आपको, खासतौर पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। बहुत शुक्रिया सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का, आप हिस्सा बने। कैसा टैलेंट मौजूद है, अगर आप घर में फ्री हैं तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? देखें कि वो उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें एक नॉट जो है उन्होंने वो बनाना सीखी थी, तो उनको कहीं से सीखने को कुछ मिल नहीं रहा था, और उसके बाद उन्होंने फिर खुद से ही ट्राई करते करते उन्होंने आज देखें कायदे आज़म का पोर्ट्रेट इतना बड़ा, ऊपर से इतने बड़े स्केल पे उन्होंने बनाया कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी क्वेश्चन जो है कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं और हम उनको दुआ भी करते हैं कि वो उसमें अपना नाम जो है दर्ज करवा सकें। अच्छा, पता नहीं पाकिस्तान में टैलेंट बढ़ता जा रहा है या फिर अब सामने आता जा रहा है? सामने आता जा रहा है, मेरा तो यही ख्याल है। लेकिन वो तो सामने आता जा रहा है, वो बढ़ की मुझे लगता है उसकी वजह से भी कुछ है कि जो फारिग बैठे थे ना लोग, वो अपना टैलेंट जो है वो दिखा रहे हैं घर बैठ के फारिग। लेकिन उसमें तो चले कन्फ्यूजन होगी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का अब इम्कान है। अच्छा, कीमतों में इजाफे की समरी वजारत ख़जाना को मौसूल हो गई और हतमी फैसला जो है वो आज वज़ीर आज़म साहब की मुशावरत से किया जाएगा, और एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। और कीमतों में इजाफे की समरी वजारत ख़जाना को मौसूल हो चुकी है। ISP डीजल की कीमत में 10.5 रुपये और पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 1 रुपया फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, और मिट्टी के तेल की कीमत में 5.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़। अच्छा, ये तजावीज़ सामने। इसके अलावा लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, और आज फैसला करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से। मेरा ख्याल है उसके उनकी मुशावरत के बाद ही फैसला होगा के बाद पता लग जाएगा कितनी जो है कीमतें बढ़ेंगी फिर। अच्छा, वैसे ये भी मुमकिन होता है कि जब ज़्यादा की समरी आ जाती है उसमें कम का इजाफा होता है, तो वो भी एक बड़ी मुस्बत चीज़ दिखाई जाती है कि जी कि वो तो ज़्यादा की समरी थी लेकिन कम पे किया, लेकिन आवाम पर बोझ पड़ता है। और जब भी हम देखते हैं ख़ासतौर पर डीजल की कीमत को देखा जाए, महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके किरायों में इजाफा हो जाता है, और फिर आपने जो खाने पीने की अशिया, इधर से सब्जियां आ रही होती हैं, वो भी कॉस्ट बढ़ जाती है, और हम महंगाई का एक नया तूफान आता हुआ देखते हैं आज क्या फैसला होता है इसके ऊपर। बिल्कुल, आज क्या फैसला होगा वो देखना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने कौमी क्रिकेट के मामलात पर अब आवाम को एतमाद मिलने का फैसला किया, और एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि वो हर हफ्ते लाइव सेशन के जरिए सवालों के जवाब भी देंगे। वो खुले दिल और साफ शफाफ अंदाज में काम करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश जो है वो अब कंफर्म हो गया। हाँ जी, और कौमी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद सीरीज़ के लिए बांग्लादेश की मेहमान बनेगी। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान किया है कि कौमी क्रिकेट टीम 5 साल बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी। और न्यूजीलैंड जैसा मामला हमारे साथ जो है ना, काश ना हो रहा हो, और वो पिचेस जो हैं उनको रीड करके एक टीम फाइनल करनी चाहिए कि जो बांग्लादेश में जाके खेलेगी और बांग्लादेश को थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकेगी, जिस तरह से बांग्लादेश के स्पिनर्स ने
पीछे ही हमने देखा पिछली सीरीज़ में हालत की। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गफ़ार भाई, रमीज़ राजा साहब की बात कर लेते हैं। बड़े इस वक्त जो हैं वो एंथुजियास्टिक हैं, बड़े अच्छी बातें उन्होंने की हैं, बड़ी एग्रेसिव बातें उन्होंने की हैं। अब ये जो बात उन्होंने की, मैं आवाम को भी एतमाद में लूँगा, आप क्या देख रहे हैं कि पीछे सोच क्या है? वालेकुम सलाम और सुबह खैर सबको। और हमजा मेरे ख्याल में क्योंकि एक ऐसे चेयरमैन हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ और ब्रॉडकास्ट के साथ मुंसलिक हैं, तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों से बात करेंगे, क्योंकि वो इससे पहले भी करते रहे हैं। उनके जो रमीज स्पीक्स उनका यूट्यूब चैनल है, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड क्रिकेट यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान एंड वन ऑफ द ऑब्वियसली इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो उनकी पहले भी ये अप्रोच रही है, वो बात करते रहे हैं, बल्कि एक दो मरतबा तो मुझसे भी वही बात हो गई थी उनसे। इंटरव्यूज तो खैर अलग किए, लेकिन वहाँ बड़ी खुलकर बात उनसे 2-3 मरतबा हुई, तो अच्छी बात है, आप फीडबैक लेंगे। लेकिन मैंने कल भी एक शो में कहा था, हमजा आज भी कह रहा हूँ, 3 साल में 3 वर्ल्ड कप है। इस साल भी वर्ल्ड कप है, अगले साल भी वर्ल्ड कप है, उससे अगले साल ही वर्ल्ड कप है। तो हमारे यहाँ तो जनाब एक क्रिकेट वर्ल्ड कप, दूसरा मैक्सिमम आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो बेस्ट ऑफ लक। देखें, मेरे ख्याल में तो इखलाकी तौर पे भी जो भी शख्स किसी काम पर आए तो हम सबको उसको बेस्ट विशेस करना चाहिए। उनके टेन्योर का आगाज है, कैपेबल है, बहुत क्वालिफाइड है, उनसे ज्यादा कौन पाकिस्तान क्रिकेट को समझ सकता है। दुआ कीजिए कि कामयाब रहे, अगर टीम अच्छी होगी तो हम सबको भी खुशी होगी। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ़ार साहब, रमीज़ राजा साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात किया, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इससे डोमेस्टिक क्रिकेट पर कोई असर पड़ेगा फिर? अब बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जी गफ़ार भी सुन पा रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के जो सारे मामलात हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इस पे ना कंफ्यूजन थी, क्योंकि जो खिलाड़ी पहले बैंक में मुलाजिम थे, किसी कंपनी में मुलाजिम थे, अब उनकी मुलाजमत नहीं रही थी। और अभी भी मैं समझता हूँ हमजा, अगर आप सोचें क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक है मामला कि अगर मैंने एक सीजन परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। अच्छी बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर 90 क्रिकेट एसोसिएशन है या जो बाकी रीजन्स हैं, वहाँ पर जॉब मिलना शुरू हुई हैं। अब बट ये बड़ा इम्तिहान है कि क्या ये पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को क्या एक टॉप 3 पोजीशन पे ला सकेगी। देखें, हमें तीनों फॉर्मेट में एटलीस्ट टॉप 3 में होना चाहिए। अगर हम नहीं है तो फिर कोई भी चेयरमैन आ जाए, कोई चेयरमैन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलें, जैसे मैंने कहा कि अब एक चौथे क्रिकेटर हैं अब्दुल हफीज कारदार और जावेद बर्की और एजाज भट्ट के बाद जिनको इस क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप का ओहदा मिला है, तो बड़ा इम्तिहान है। और तब्दीलियां भी हुई हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आगे भी होने वाली है। हमजा बहुत सारी चीजें वर्ल्ड कप के बाद भी होता हुआ देखेंगे। बट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आम आदमी को कोई सरोकार नहीं है। जो इस वक्त हमारे शायकीन भी हैं, देखने वाले हैं, उनको सिर्फ पाकिस्तान टीम अगर अच्छा खेलते हुए दिखाई देगी तो रमीज राजा को पूरे 100 नंबर देंगे, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर भी रमीज राजा साहब को जो है वो ठीक है। गफ़ार भी ये बताइएगा कि उन्होंने मैनेजमेंट को बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया। उनकी जो उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये लग रहा था कि वो ये मैसेज दे रहे थे कि भाई ये वन मैन शो होने जा रहा है, और क्रिकेट को आप सब में से ज्यादा मैं समझता हूँ, तो क्रिकेट को मैं देखूंगा, बाकी जो मैनेजेरियल मामलात हैं वो शायद आपका काम है, आप उनको देखते रहिएगा, शायद उसमें मुझे इतना एतराज भी नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट सिखाने की कोई कोशिश न करें, ये मैसेज जो है शायद मैनेजमेंट के लिए था, ना ही इतना सख्त साफियों के लिए था, ना ही बाकी लोगों के लिए था, क्योंकि क्रिकेट तो सीखने की वो बात आवाम से भी कर रहे हैं। अब ऐसे हालात के अंदर आप वसीम खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बड़ा अहम होगा कि उनका फ्यूचर इसमें क्या रहता है, और क्या CEO का बिल्कुल रोल ख़त्म हो जाएगा? दूसरा, ऐसा चेयरमैन जो वन मैन शो शायद चाह रहा है, देखने में ये लग रहा है, कप्तान को वाकई उतना स्ट्रॉन्ग कर सकेगा जितनी वो बात कर रहे हैं? अच्छा सवाल है आपका। देखें, सीधी सी बात है कि अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ओपनिंग 2-3 मिनट्स देख लें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उन्होंने हर चीज़ पे तो आदम एतमाद कर दिया। उन्होंने कहा पिचेस ठीक नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है, हमारी कोचिंग ठीक नहीं हो रही। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं मौजूदा सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करता। इसका मतलब है चेंजेस तो आएंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद आगे चल के हमें CEO की जरूरत ना पड़े। मेरे ख्याल में जो मेरी इत्तला है कि डायरेक्टर क्रिकेट का कोई ओहदा लाया जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट की तर्ज पर। आपको पता है कि वहाँ पर एशले चाइल्स और एंड्रयू स्टॉस जैसे लोग मैनेजमेंट में काम करते रहे, डायरेक्टर क्रिकेट काम करते रहे, एंडी फ्लावर भी आए। तो उसके बाद जो है ना एक पूरा क्रिकेटिंग एक थिंक टैंक बन गया था। वहाँ चेयरमैन का नाम किसी को पता नहीं होता हमजा। वहाँ सब ये जानते हैं कि एंड्रयू स्टॉस और
जो आपके एशले जाइल्स हैं और फिर एंडी फ्लावर, ये क्रिकेट को संभाल रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे और क्रिकेटर्स भी आए। और दूसरी जहाँ बात है वन मैन शो की, देखिए एक बात तो उन्होंने बड़ी ठीक की कि एक बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इख्तियारात जचेंगे, नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से हम बात करते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा, और इसके बाद अगर हम देखें T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का दौरा है, बांग्लादेश शेड्यूल है। बांग्लादेशी टीम की अगर हम बात करें तो इस वक्त शानदार कारकर्दगी दिखा रही है, कैसा मुकाबला मुतवक्किल होगा फिर? देखिए न्यूजीलैंड की टीम तो अभी हमजा बात कर रहे थे ना कि पिचेस कैसे होगी, हम तो सोच रहे हैं अगर उनके इख्तियार में होता तो वो पिचेस वर्ल्ड T20 ले आते। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस अपने होम ग्राउंड पे इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन आप देखें 2015 में भी जब पाकिस्तान टीम गई थी तो हमें वाइट वॉश किया था उन्होंने। तो इसका मतलब है कि अपने मुल्क में एक बहुत खतरनाक टीम है, पाकिस्तान को किसी खुशहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गफार भाई, अभी जो क्रिकेट होने जा रही है उस हवाले से भी जो मैथ्यू हेडन का फैसला है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? फिलैंडर का फैसला है, वो आप कैसे देख रहे हैं? और गालिबन सकलैन मुश्ताक साथ होंगे, तो ये मैसेज क्या है सकलैन मुश्ताक का साथ होना कि वो शायद अगले जो कोचिंग स्टाफ होगा उसका भी शायद मेंबर होंगे? देखिए लगता है ऐसे ही है, क्योंकि मैथ्यू हेडन और फिलैंडर तो बिल्कुल वर्ल्ड कप के ऊपर जो है वो टीम को संभालेंगे, तो कोई एक तो ऐसा बंदा चाहिए ना जो ब्रिज का रोल प्ले करे। सकलैन मुश्ताक, हमदा शायद आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि सकलैन मुश्ताक कोई मामूली क्रिकेटर नहीं है, कोई मामूली कोच नहीं है। दुनिया में मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट के जो ऑफ स्पिन का शोबा है, स्पेशली वनडे क्रिकेट का, उसके तो वो इन्वेंटर हैं दूसरा के, आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर थे, दुनिया के हर मुल्क में जाके परफॉर्म किया है। दूसरा मोस्ट क्वालिफाइड कोच है वो आपके पाकिस्तान में, और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज सबके साथ काम किया। 2019 में जब इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीती तो ड्रेसिंग रूम में एज अ कंसल्टेंट मौजूद थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई छोटे मोटे और मामूली क्रिकेटर हैं, हमें उनको बड़ी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इस वक्त जब वो बतौर डायरेक्टर उनका बल्कि हेड ऑफ प्लेयर्स डेवलपमेंट का जो है वो शोबा था, वहां से वो प्रमोट होके आए हैं, तो डायरेक्ट एंट्री भी नहीं हुई। पीसीबी में एक साल से काम कर रहे थे, सिस्टम को समझ गए हैं। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हो सकते हैं, और फिर मैथ्यू हेडन, फिलैंडर उनके साथ बतौर मुआवन कोचेज या कंसल्टेंट मौजूद होंगे। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, एक और बात ये कि DRS टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा इन मैचेस में, कोताही आप समझते हैं किसकी जानिब से की गई है कि इतना बड़ा मतलब कि डिसीजन, जिस तरह से हम कहें कि अगर डिसीजन रिव्यू नहीं होगा इन मैचेस में तो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? अगर आसान कर ले, हम सोए रह गए और IPL वाले जो हैं वो सारा DRS लेके चले गए, हमें नहीं पता था कि हमने सीरीज करनी है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जो ICC अप्रूव DRS ऑपरेटर्स होते हैं वो अनअवेलेबल थे, ऑब्वियसली IPL की वजह से, एक दो सीरीज की वजह से। मैंने कुछ और ब्रॉडकास्टिंग में पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अवेलेबल ही नहीं थे, फिर बहुत सारे लोग क्वारंटीन की वजह से नहीं आ सकते थे। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ, हमदा आप और मैं यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ आप और मैंने शो करना है, आपने कैसे भी ऑन एयर आना है और मुझे भी कैसे ही ज्वाइन करना है। इसके पीछे आम आदमी को क्या पता है कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह क्रिकेट बोर्ड का भी यही मामला है, उनको ये मेक श्योर करना चाहिए था कि DRS हो, क्योंकि दुनिया की जिम्बाब्वे में सीरीज हो रही है, उस मुल्क में जहाँ पर पैसा तक नहीं है क्रिकेट में। अगर वहाँ DRS पहुंच गया है तो हमें क्या पता, या आम आदमी को क्या पता हमदा कि क्या प्रॉब्लम है क्वारंटीन के दूसरे। उनको तो सीरीज में इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट चाहिए। तो ये बहुत सीरियस किस्म की लैक ऑफ जो है वो प्रोफेशनलिज्म हुई है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कह लें, लैक ऑफ मैनेजमेंट कह लें। और अमीर राजा साहब ने तो स्पेशली इस पर डिस्प्लेजर किया, तो मुझे लगता है कि उनकी जो नाराजगी मैंने देखी इस सवाल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वाहिद वो सवाल था जहाँ वो मीडिया के बजाय बोर्ड से नाराज थे। ये बात ठीक है। अच्छा गफ्फार भाई ये भी बता दीजिएगा, मोहम्मद हफीज़ का मामला क्या ठंडा हो गया है या अभी तक गर्म है? कामरान अकमल कल कुछ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरी हफीज़ से बात तो नहीं हुई है, लेकिन अगर हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शायद उसमें हफीज़ की रिटायरमेंट भी होगी, क्योंकि हफीज़ अगर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वो इज्जत के साथ खेलना चाहेंगे। आपको लग रहा है मामला ठंडा हो गया, क्योंकि उन्होंने रमीज़ राजा को वैसे मुबारकबाद दी ट्वीट के जरिए? आपके आखिरी सवाल में आपका जवाब है। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए वर्ल्ड T20 करीब है, और अब देखें ना एक क्रिकेटर जो है वो चेयरमैन के ओहदे पे मौजूद है। देखिए यही डैमेज कंट्रोल होता है। ये खबर भी आई अगर हमजा के हफीज नाराज हैं, ये मामला इस नेट तक पहुंचा, ये भी क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है। देखें मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट ये होती है कि आप वक्त से पहले ऐसा काम करते हैं कि आपको कुछ चीज़ फेस ना करनी पड़े। चूंकि रमीज राजा भी आए नहीं थे तो मैं तो उनको यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, लेकिन जो बाकी लोग क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं ये उनके सोचने की बात है कि मोहम्मद हफीज के हवाले से ये खबरें
मीडिया में आई, यकीनी तौर पर उनको कोई कंसर्न थे, उनकी बात ठीक भी है, शायद कम्युनिकेशन नहीं हुई बोर्ड से, मैंने पता किया तो बताया जाता है कि इनिशियल प्लान वही था जो सबके लिए था। बाद में मोहम्मद हफीज क्योंकि रवाना हो गए, इमाद वसीम का अगला मैच था तो वो रवाना नहीं हुए, तो वो वहाँ पर मौजूद है, हफीज यहाँ हैं, तो ये एक डबल स्टैंडर्ड तो दिखाई दिया है। मे बी कि इसमें क्रिकेट बोर्ड की गलती ना हो, लेकिन भाई फिर वही बात है कि कभी कभी आप और हम सबको ऐसे काम करना पड़ते हैं जो कम्युनिकेशन से आप वक्त से पहले करते हैं ताकि सूरत हाल ही जन्म न ले। तो ये सोचना पड़ेगा कि आप चीज़ें पहले से प्लान करें ताकि इस तरह की फिर नेगेटिव खबरें वर्ल्ड कप से पहले किसी के हवाले से भी ना चल रही हों। बिल्कुल ठीक है गफ्फार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, सीरीज़ शुरू होने वाली है और देखते हैं कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन नए कोचेस पर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती। अगर अच्छे या बुरे रिजल्ट्स हों, इसी तरह नए चेयरमैन पे भी नहीं की जा सकती। जाते जाते आपको एक अहम चीज़ बताते चलें, अगर आप पुराने एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी दूसरे फ़ोन को इस्तेमाल करने का इरादा कर लें या फिर एंड्रॉयड का ताज़ा तरीन वर्जन जो है अपडेट कर लें, क्योंकि बिल्कुल गूगल ने अब ऐलान किया हमसे 27 सितंबर से एंड्रॉयड 2.3 में गूगल की मकबूल ऐप्स यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, जीमेल और दीगर भी जो हैं वो जो उनकी ऐप्स हैं वो काम नहीं करेंगी। और इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए एंड्रॉयड 3.0 अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जल्दी से अपनी सेटिंग्स में जाएं, चेक करें, अगर अपग्रेड नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आप फिर ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर अपग्रेड नहीं कर सकते तो फिर नया फ़ोन ले लें। चलें जी, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।